नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम उन बातों की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से इस देश में जो हेट का वातावरण है, जो नफ़रत का वातावरण है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी वजह क्या है और उसके परिणाम क्या होंगे। अक्टूबर 6, 2025 जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो ये दिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वकील जिसका नाम राकेश किशोर है, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया चीफ जस्टिस की कोर्ट में जिसकी वजह से हम सब लोग, वकील तो हैं ही बट सारे देश के नवासी भी शर्मिंदा हैं। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म का अपमान नहीं देख सकता। शायद उनको नहीं मालूम कि सनातन धर्म का मतलब क्या है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये काम किया। ये तो एक ऐसा हादसा था जो शर्मनाक तो है ही, लेकिन ये आक्रमण था एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि सारा मीडिया उनकी बातों को ऐसे उस प्रचार हो रहा था जैसे कि उन्होंने शायद कुछ सही काम किया हो। और सबसे जो शर्मनाक बात यह है कि हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, कई घंटों के लिए चुप रहे। गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा। कुछ आरएसएस के लोग, उच्च स्तर के लोग हैं, उन्होंने इस पे कोई बयान नहीं दिया। जो मंदिरों के जो पदाधिकारी हैं, जो मंदिर में बैठे हुए हैं, जो सनातन धर्म की प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस बात पे भी चर्चा होगी। और किस लिए नहीं किया, इस बात पे भी चर्चा होगी। तो ये बड़े दुख की बात है। और ये बात आज की नहीं है। कई सालों से जो वातावरण है इस देश का, वो इस नफ़रत को बढ़ावा देते जा रहा है। और इसका नतीजा क्या होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब हमारे साथ पहली बार ऐसे दिल से के एपिसोड में ऐसा हुआ है कि 3 पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हमारे साथ हैं और वहाँ वो कुर्सियों पर बैठ भी चुके हैं। और उनको मालूम है कि ये इंस्टीट्यूशन, जब तक ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर ऐसे ही आक्रमण होते रहे तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं जस्टिस दीपक गुप्ता को थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। आपने 2017 और 20 तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। आपके पिताजी एक प्रोमिनेंट एडवोकेट थे। आपने 78 में LLB की, उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया। 2002-3 में आप प्रेसिडेंट भी बने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और 2004 में आप जज बने। उसके बाद आप त्रिपुरा गए, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ गए और फिर आप सुप्रीम कोर्ट आए 2017 में। और आपको सामाजिक बातों पे बड़ी दिलचस्पी है, एनवायरनमेंट में आपकी बड़ी दिलचस्पी है, और आपने कई ऐसे कोर्ट की कंप्यूटराइजेशन के लिए भी बहुत काम किया। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। संजय जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, समझ लीजिए कि वो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के। ग्रैंडफादर आपके रेवेन्यू मिनिस्टर थे रीजेंसी काउंसिल में। आप भी सुप्रीम कोर्ट के जज 2017, 6 साल आप फिर जज रहे। फिर 1999 में आप सीनियर बने, और फिर आप जज बने दिल्ली हाई कोर्ट के। फिर आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए, फिर मद्रास में गए, और आज की चर्चा आपकी मद्रास में जब वकील मुझे मिलते हैं तो आज भी आपकी चर्चा करते हैं। और 2023 में आप रिटायर हुए। आपने कई ऐसे जजमेंट दिए हैं जो मैं सब ऐतिहासिक भी हैं। पुट्टास्वामी की जजमेंट में आपने भाग लिया, राइट टू प्रिवेसी।
370 की जजमेंट भी आपने उसमें भी भाग लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे याद है कि जब हाई कोर्ट के जज थे आप, तो MF हुसैन का केस आपके पास आया था, जिसमें भारत माता का उन्होंने एक पेंटिंग की थी। तो इशू आया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस हद तक माना जाए, तो आपने उसमें MF हुसैन के हक़ में फ़ैसला दिया, वो मुझे आज तक भी याद है। और बहरीन की 9 मेंबर पैनल में फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कोर्ट के आप पहले हिंदुस्तानी हैं जो उसमें शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद का मानेगा। सुधांशु जी, थैंक यू वेरी मच। आप 2025 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। आपके फादर भी जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आपकी मदर संस्कृत की प्रोफेसर रहीं, आपके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे, जेल में रहे, और उन्होंने एक कर्म भूमि, और आपने MA मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में किया। और पहले तो आप इलाहाबाद में हाई कोर्ट में जज रहे, और उसके बाद आप फिर मेरा ख्याल गुवाहाटी गए, और गुवाहाटी के बाद आप सुप्रीम कोर्ट आए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दीपक जी कि ये जो हुआ, ये केवल एक आक्रमण एक संस्था पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन इसके पीछे सारे संविधान की जो सोच है उसके ऊपर आक्रमण नहीं लगता आपको? बिल्कुल, आक्रमण सिर्फ संविधान के अगेंस्ट ही नहीं है, ये सबसे ऊपर जो हमारा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ भी है। और उसके चीफ जस्टिस इज द रिप्रेजेंटेटिव, एंड स्पेशली क्योंकि जस्टिस गवई दलित हैं, और ये जो आक्रमण जिसने किया, और उसने साफ बोला कि मैं सनातन धर्म के लिए ये कर रहा हूँ, तो ये तो डायरेक्ट रिलीजियस सॉर्ट ऑफ कॉनोटेशन है इस अटैक में। और हमारे संविधान में देयर इज फ्रीडम ऑफ थॉट, वर्शिप, एक्सप्रेशन, बिलीफ, एंड जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे संविधान के प्रेम्बल में है, फ्रेटर्निटी। अगर हम ये सब देखें तो एक दूसरे का सोच विचार, मैं आपसे हर चीज में सहमत नहीं रहूंगा, सही बात, रिलीजन में हो या किसी थॉट प्रोसेस में हो, हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर उसका मायने ये तो नहीं है कि आप कोर्ट में आके इस तरीके का बिहेवियर कीजिए। आप नाखुश थे कुछ रिमार्क्स के, आप लिख देते कि जी जो CJI साहब ने बोला हम उससे सहमत नहीं हैं, हमारा ये कहना है कि ये नहीं बोलना चाहिए था उनको। पर जिस तरीके से ये किया गया है, और जो सबसे खेद की बात यह है कि उसके बाद उसको आई वुड से कि ग्लोरीफाई किया गया, पर एटलीस्ट जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये जो किया इसके पीछे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी थी कि करना पड़ा। आई थिंक अगर उन्होंने ये भी कहा था मैं शर्मिंदा बिल्कुल हाँ, वो तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं शर्मिंदा नहीं है, पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अदरवाइज रोज डे इन एंड डे आउट दे आर शाउटिंग ऑन द रूफटॉप्स, और वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कुछ नाम लिए, बट इवन जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, TV चैनल्स हैं, दे क्लियरली सेइंग सपोर्टिंग, उनके साथ सहमत है। तो ये जो है एक किस्म का माहौल बनाया जा रहा है मेरे हिसाब से कि इसको सपोर्ट किया जाए, जबकि हर तरफ से निंदा होनी चाहिए थी। इसमें कोई शक ही नहीं था कि इसकी निंदा होनी चाहिए थी। सही बात। पर आप बताइए संजय जी, अगर किसी और धर्म का शख्स है, अगर वो ऐसा करता तो उसके साथ इस तरह से होता? देखिए, मैं इसको धर्म की तरफ से थोड़ा अलग ले जाना चाहता हूँ। कोर्ट की जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास कोई डंडा तो होता नहीं, उसके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है, उसकी इन्फोर्समेंट एक ओहदे की वजह से बनती है। लोग कोर्ट का फैसला क्यों मानते हैं? क्योंकि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई ये कोर्ट का काम है तो उसको करने दीजिए। लोग कॉमनली कहते हैं अगर तुमने मेरे संग ये ज़्यादती करी मैं कोर्ट ले जाऊंगा तुम्हें। वजह क्या है कि आप एक न्यूट्रल अथॉरिटी है जो डिटरमिन करेगी, इसलिए उसका रिस्पेक्ट बड़ा ज़रूरी है, और उसके रिस्पेक्ट पे ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करती है। एक जो नैरेटिव बन गया है, मैं अनफॉर्चुनेटली समझता हूँ एक नैरेटिव
सारी जगह, सारे देश में, शायद विदेश में भी यही बन रहा है, माई वे और हाईवे। या तो आप मेरी तरफ से बात मानिए या आप गलत हैं। वो राजनीति में भी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही है, हर थिंकिंग प्रोसेस में ये है। और जो हम आज के दिन वर्चुअल मीडिया जो है उसमें अगर देखते हैं, हर जने की कोई ओपिनियन होती है हर चीज़ पे, चाहे वो उसमें कुछ जाने न जाने। तो उसके वजह से ये हो रहा है कि कोई भी जना कुछ भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है, और मेरी फ्रीडम ये चाहती है कि मैं इसको कर सकूं। ये बात तो सही नहीं है। इसमें अटैक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड पे, हाईएस्ट मैन ऑफ द लैंड, फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल, तो चीफ जस्टिस बैठा, उसके पर हुआ। आप सही कहते हैं कि इसकी निंदा अनइक्वोकली होनी चाहिए थी। मेरा अगर उनसे सहमति भी नहीं है तो मैं उसमें कुछ लिख सकता हूँ या कह सकता हूँ कि मैं सहमति नहीं। बट आप इसको एक तरफ से नैरेटिव को देखिए। वन ऑफ द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस जो इंडिपेंडेंट है, जिनको एथीस्ट है, वो नहीं मानते हैं, उन्होंने कंडेम करते हुए भी ये कहा कि ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो एक नैरेटिव जो है, जो इवन मॉडरेट आदमी है, आज के दिन कोर्ट में आपको, एंड हम लोग जब बैठे हैं लेटर पीरियड्स में, तो बड़े सोच समझ के कुछ कहना पड़ता है। देयर आर सम मोमेंट्स जब आप लाइटर साइड पे बोल देते हैं, आप यू वांट टू कीप एटमॉस्फेयर लाइटर रखना चाहते हैं। आज के दिन वही चैलेंज बन गया है। आप हर चीज़ का लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम है। और उसमें एक नैरेटिव ये भी बैठ रहा है, साहब ये देखिए, ये इन्होंने एक रिलीजन के बारे में कह दिया, क्या ये और रिलीजन के बारे में कह सकते थे चीफ जस्टिस के? नहीं। और फिर उसका रिएक्शन क्या होता है? दैट इज द रीज़न मैं इस रिलीजियस इशू पे नहीं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो नैरेटिव है ना कि आप एक रिलीजन के संग ये कर सकते हैं, दूसरे के संग नहीं कर सकते, दूसरा कह रहा है तीसरे के संग नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से बड़ी एक डेंजरस सिचुएशन है ये। क्योंकि द होल प्रिंसिपल वेयर एवरीबडी इज इक्वल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मानता है बराबरी का, इतनी टचीनेस जो है वो मेरे ख्याल से देश के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं अब चलिए, मैं आपकी बात मैंने मान ली कि आप समझते हो कि एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक आक्रमण है, आपकी बात मैंने मान ली। लेकिन जो वहाँ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब बैठे हुए हैं, वो दूसरे दलित चीफ जस्टिस रहे इस देश में सुप्रीम कोर्ट के, और वो बौद्ध भी हैं। और उनके पिताजी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, और नागपुर में जब अंबेडकर जी गए तो उस समय वो बड़े नज़दीक थे अंबेडकर जी के, और उन्होंने उस समय बुद्धिज़्म अपना लिया, उनके पिताजी ने भी। तो ये केवल एक इंस्टीट्यूशन पे आक्रमण नहीं है मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये एक कम्युनिटी के ऊपर आक्रमण है। और ये कम्युनिटी के आक्रमण करते हुए सदियों हो गई हैं, ये आज की बात नहीं है। दलित कम्युनिटी पर लिंचिंग होती है। अभी एक आईपीएस अफसर, आपको मालूम है, जिसने सुसाइड कमिट किया। उधर एक हरिओम जो लिंच किया गया वहाँ उत्तर प्रदेश में। ये तीनों हादसे हमारे सामने हैं। तो ये मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये केवल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आक्रमण नहीं है, एक सोच की वजह से दलितों के ऊपर आक्रमण है। और इसको, ये कास्ट सिस्टम जो है हमारा, जो सदियों से चल रहा है और दलितों का ऐसे अपमान हो रहा है, उसी की ये मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये मेरी सोच है। देखिए, हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी इसीलिए आई थी कि जो हिस्टोरिकली दलित कम्युनिटी के संग इनजस्टिस हुआ है उसको रेमेडी करा जाए। वो एक्सटेंड करती गई है क्योंकि एक पॉलिटिकल परसेप्शन है कि आज के दिन भी अलग अलग जगहों पे इंसिडेंट्स होते हैं। आपने उदाहरण दिया हरियाणा में पुलिस ऑफिसर का, ये इंसिडेंट को मैं अलग रखूँगा क्योंकि इट हैज़ बीन फॉलोड बाय अनदर सुसाइड। अब ऊपर वाला जाने फैक्ट्स में नहीं मैं जा रहा हूं, कि इसमें क्या होता है। बट ये सही बात है कि जब आप एक चीफ जस्टिस जो इस कम्युनिटी का है उसको अटैक करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। उसका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उस कम्युनिटी के लोग सोचते हैं कि हम में से एक इस ओहदे तक पहुंचा है और आप उसको जब अटैक कर रहे हैं तो हम पे अटैक कर रहे हैं।
ये चीज़ तो मानने वाली है। जबकि चीफ जस्टिस ने खुद एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई मैं सारे रिलीजन्स को अपना रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें मेरा कोई ये एफर्ट नहीं था किसी को रिडिक्यूल करने का। कुछ सेंटेंस बोला गया, उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख के सेंटेंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उस तरीके से एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं थी कोई। दुशांति जी, मैं जो सवाल मैंने इनसे पूछा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए हम मान लीजिए कि ये एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर आक्रमण है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन के ऊपर आक्रमण है तो सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। तो ये लोग चुप क्यों हैं? यही सबसे ज़्यादा चिंता का विषय तो यही है। देखिए, एक तो ये है कि एक इंसिडेंट हुआ, मतलब कुछ कह दिया गया। अब मेरे ख्याल से कोई एग्री नहीं करेगा कि जो कहा गया वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन अवॉइडेड। बट क्या वो इतनी बड़ी चीज़ थी जिसका ऐसा रिएक्शन हुआ? और वो ऐसा रिएक्शन हुआ और उसके बाद हर तरफ खामोशी। ये हम लोग आज बैठ रहे हैं पर इस पे कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई जिसको आप इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, इंटेलिजेंसिया कहते हैं, या पब्लिक भी कहते हैं जनरली। नोबडी हैज रियली थॉट अबाउट इट एज अ मेजर इंसिडेंट। तो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पर एक और बात है, और वो ये है कि बाकी सब हमारे सीनियर्स है कि जस्टिस गुप्ता, जस्टिस कौल ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, वो है मीडिया का रोल इस सब चीज़ में। देखिए, हम लोग जब वकालत करते थे या शुरू में जब जज थे, कभी इस तरह का नहीं होता था कि मीडिया हैड एंटर्ड आवर कोर्ट रूम्स। आज तो यहाँ पे सांस लो, तेजी से सांस ले लो तो वो रिपोर्ट हो जाती है। और क्या ये जो रिपोर्टर्स हैं, कितना इनको तजुर्बा है, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिखते हैं इन लोग। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं कि आई वॉज सिटिंग, मेरे साथ एक और जज साहब थे और मामला आ रहे थे, तो एक उन्होंने कहा, हमने कहा हम सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर इसको आप मत सुनिए क्योंकि ये लोक अदालत में सुना जाएगा। अब वो इस तरह का केस था, इट शुड हैव बीन नोवेयर नियर द लोक अदालत, कोई मतलब नहीं था। हमने कहा किसने कहा? उन्होंने कहा रजिस्ट्री कहा। तो माय ब्रदर जज सेड, मुझसे कहा उन्होंने कि सर देयर इज अ टोटल एनार्की इन रजिस्ट्री। अब he had not said it, he had said it, somebody आज के दिन भी लोग कहते हैं वो whatever, वो रिपोर्ट हो गया कि जस्ट so से said there is total anarchy. अब now naturally disturbs the system, the chief justice got worried, other judges got worried. अब वो इतनी irresponsibility से उसने लिखा, जो भी रिपोर्टर था। इसी तरह के कई हादसे इस तरह के होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हमारे पास ऐसी पिटिशन आती है, पर मैं जस्टिस कॉल के साथ ही बैठा हुआ था, एक 32 पिटिशन फाइल हुई दैट आर्टिकल 20 एंड 22 शुड बी डिक्लेयर्ड एज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। अब एकदम से किसी कोई सुनेगा तो कहेगा कि व्हाट इज दिस। तो उसी तरह का कुछ रिएक्शन वहाँ पे हुआ होगा जब इस तरह की प्रेयर ये कुछ हुई। अब वो रिपोर्ट इस तरह से हो गया। तो एक इस पर भी कुछ ये एक इसको एक आप उस तरह से भी ले सकते हैं कि सोशल मीडिया का जो इतना दखल हो गया है, इस पे कुछ तरह की पाबंदी लगनी चाहिए इसमें से मैं एक चीज़ लूँगा, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? हम सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए, इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, इंस्टेंट रिपोर्टिंग चाहिए। मैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा हुआ था, उसमें बैठा था। वो जो जर्नलिस्ट थे, वो जहाँ कोर्ट मास्टर बैठता है उसके पास आके साइमल्टेनियसली वो मोबाइल पे कर रहे थे। अब अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो कोई उसमें एप्रिशिएशन का तो टाइम नहीं है ना। जो कुछ आया, जो वो समझते हैं, इमीडिएटली इम्प्रॉम्प्टू करते हैं। यहाँ तक कि मुझे उन्हें कहना पड़ा कि जी ज़रा आप पीछे हो जाएंगे, मेरी तो व्यू, जो वकील बहस कर रहा है मेरे को वो दिख नहीं रहे हैं, और वो बड़ा डिस्टर्बिंग होता है अगर सामने वकील की बहस ना दिखे। बट ये जो इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन है ना, कि आप पहले जर्नलिस्ट लिखते थे तो वो सोच समझ के लिखते थे, सही लिखे, आप एग्री किया, सही बात। आज के दिन जो लिख रहा है वो कह रहा है मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, तो वो फर्स्ट रिपोर्ट करना चाह रहा है, उसमें उसकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड कुछ नहीं आ रही है। सही बात। और क्योंकि वो कई बार पोडियम के इतने पास खड़ा रहता है कि वो जो आपकी आपस की कॉन्वर्सेशन भी है ना, विच इज़ नॉट मेंट, बातचीत करते ही जज आपस में, उसको भी पिकअप करने का प्रयत्न करता है और उसको होता है। तो ये एक गंभीर समस्या आ रही है जिसको देखना पड़ेगा।
नहीं देखिए, मैंने आप तीनों से सवाल पूछा, मुझे वैसे जवाब मिला नहीं, मैं आपको सच बात बताऊं। सवाल ये पूछा मैंने, आप देखिए अंबेडकर जी जब बड़ौदा में थे, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, एक पीएन ने उनके मुंह पे फाइल फेंकी, मैं 1950 की बात कर रहा हूँ, दलित। फिर एक एमएलए शेड्यूल्ड कास्ट फॉर्मर मिनिस्टर, उनको ज़मीन पे बैठाया गया, और एक राजेश्वरी दलित पंचायत प्रेसिडेंट, उनको नेशनल फ्लैग रिफ्लाई करने दिया। ये हादसे चलते आ रहे हैं। तो मेरा जो मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये दलितों के खिलाफ जो हेट है, जो सामाजिक है, वो कई सदियों से चलती आ रही है, ये उसका एक चिन्ह है, उसका एक एग्जाम्पल। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ये वो उसका एक है कि नहीं है। हो सकता है, मैं श्योर नहीं। अगर ये है तो बहुत ही घबराने वाली बात है। मैं इसलिए कह रहा अगर हूं, ऐसा है तब तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पर हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा है। आई एम नॉट श्योर, आप बताइए। देखो, नहीं, मैं ये जो- आपके राय पूछना चाहता मैं हूं। वकील साहब तो नहीं बोलूंगा, जो वकील थे जिन्होंने हरकत की, अब उसके मन में क्या था कि वो दलित के खिलाफ था, वो तो हम नहीं जान सकते कि यार वो सिर्फ उसको कि सनातन का अपमान हुआ तो वो उसका बदला ले रहा था। हम अब वो, पर जो बाद में हुआ, जो एक माहौल बनाया जा रहा है टू जस्टिफाई हिज एक्शन, करेक्ट, वो बिल्कुल एंटी दलित है। अब यही तो उसमें इंसिडेंट में नॉट बी ना सर, ऐसी है, जो आदमी कहता है कि मैं सनातन के आधार पे ये कर रहा हूँ, उसके मन में ये सोच तो है, उसको मालूम नहीं कि सनातन का मतलब क्या है। नहीं, वो तो सनातन डजंट बिलीव इन हिंसा एट ऑल। नो सनातन तो वो है ही नहीं। He is not- तो फिर वो सनातन की बात क्यों कर रहा है? वो सनातनी तो है ही नहीं। पर वो सनातन ऐसे के अलावा अगर विष्णु भगवान के ये भक्त हैं तो वैष्णविज्म का तो बेसिक टेनेट ही टॉलरेंस है। एग्जैक्टली। वी आर पर कोई देखिए, वो कोई इम्बैलेंस्ड आदमी भी हो सकता है मेरी व्यू में। ये तो मेरा एक नॉर्मल आदमी का रिएक्शन मैं समझता नहीं उसको कोई ऐसा कर सकता है। बट आई एम एग्रीइंग विद हिम कि क्या बात है, जब आपने ऐसी चीज हुई, सो आउटराइटली इट शुड हैव बीन कंडेम्ड बाय एवरीबॉडी। करेक्ट। सब तरफ से एक निंदा उस चीज की होनी चाहिए थी, और निंदा करके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे वो होने चाहिए थे। देखिए, ये तो हार्ड रियलिटी है। आज के दिन भी अगर दलित घोड़े पे चढ़ता है, करेक्ट, तो उस पे इश्यूज उठते हैं। बिल्कुल। आप शादी में जाना चाहते हैं, पानी तो नहीं उसके पी सकता एक कुएं से। तो कहीं ना कहीं जो जस्टिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन यही है कि अभी तक भी जो नॉर्मल सोशल नॉर्म्स हैं वो चेंज नहीं हुए। मे बी सिटीज में बेटर हो गए हैं, सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, पर थोड़ा शहर से बाहर निकलिए तो आज भी वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही बिहेव करेगा डिस्पाइट, करेक्ट, वो तो आज भी प्रेवलेंट है। इसीलिए संजय जी, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि चलिए आप मान लीजिए कि ये हादसा कोई एंटी दलित से जुड़ा नहीं हुआ, मैं मान लेता हूँ। अगर ये बात सही है तो ये बड़े बड़े लोग चुप क्यों थे? चुप क्यों हैं? आज के दिन क्यों चुप हैं? चुप हैं इसके मतलब कि जो मैसेज जा रहा है वो सहमति का है ना। आज के दिन में इन बड़े बड़े लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस ने कंडेम नहीं किया। नहीं, कंडेमनेशन तो आई है, नहीं but आई। it आप took होम some मिनिस्टर time. ने, होम मिनिस्टर जी ने आज तक नहीं बोला। प्रधानमंत्री की कंडेमनेशन आई है है, इसमें, बट होम आई है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दिस। बट आई एग्री विद हिम। मुझे जो ट्रबल करता नैरेटिव वो ये है कि ये प्रेस में क्या नैरेटिव है कि इन्होंने ये ऐसा कहा क्यों। नैरेटिव ये नहीं कि उसने ये जूता उठा के मारने की प्रयत्न क्यों करी। नैरेटिव ये है कि चीफ जस्टिस ने ये शब्द का इस्तेमाल क्यों करा। बट इनको So तो that's the कंफर्म problem. करना चाहिए ना कि इसने That's the किया problem. क्यों। सो प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम ये है कि आपका फोकस ही गलत तरफ है। आप एक सेंटेंस को अटर करे हुए को उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, वेदर उसका रिएक्शन इससे कम होना चाहिए था या ज्यादा होना चाहिए था। नहीं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बाकी संस्थाएं जो सनातन धर्म की बात करती हैं, उन्होंने आज तक क्यों ऐसी बात नहीं की जिसकी निंदा करें कि ये गलत हुआ, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो निंदा नहीं करते तो इसका मैसेज क्या जाता है, ये सवाल है मेरा। देखिए, वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन की आवश्यकता थी ना, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, खुद से पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो कंडेम नहीं करना चाहते, और नहीं करना चाहते कि उसका मैसेज फिर क्या है?
ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की। देखिए, एक डिवाइडेड सोसाइटी तो हमारी एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। आज के दिन देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिज्ञों को ही नहीं इस चीज में ब्लेम करता हूँ। आपस में तो कोई एक दूसरे की बात सुनता ही नहीं है, ठीक है। बट एवरेज सोसाइटी जो है, जो राजनीति में नहीं भी हो, जी हाँ, वो भी मुझे जो ट्रबल करती है चीज कि एक दूसरे की बात सुन के एक पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने को राजी नहीं है। करेक्ट। मेरा अपना विश्वास था कि कोविड के 3 साल हम लोगों को, और शायद विदेश में भी ये सिखाते, द फ्यूटिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। करेक्ट। लेकिन मुझे लग रहा है सब कुछ उल्टा ही हुआ है। सही बात। मेरी जो बिलीफ थी उससे तो उल्टा हुआ कि भाई लोग और एग्रेसिव हो गए हर चीज पे। हम आप अखबार उठा के देख लीजिए, लुक एट कितने इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें दलित के भी इंसिडेंट्स हैं, जिसमें छोटा सा ब्रश हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो किसी को मार दिया। इट्स अ नाइटमेयर। अगर आप अखबार उठा के देखिए, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है ये देखने वाली चीज है, क्योंकि राजनीतिक लोग भी उसी सोसाइटी का पार्ट है। नहीं नहीं, सही बात है। तभी तो मैं कह रहा हूँ जो हमारा समाज है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक चीज है कि हम इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं। टॉलरेंस अब रही नहीं है ना। आई मीन रिलीजियस टॉलरेंस तो छोड़ दो, बट एक विद इन द सेम क्लास ऑल्सो। जैसे जैसे कौन ने बोला, आप आपस में अगर डिस्कशन कर रहे हो, अगर मैं आपसे सहमत ना हूं तो बोला जाएगा एंटी नेशनल, नक्सल। आई मीन, क्या आप मेरी पेट्रियोटिज्म को इसलिए जज करोगे कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं? ये तो नहीं हो सकता। सुधांशु, ये बताइए, जो 20, 25, 30 साल पहले तो ऐसा वातावरण नहीं था। मैं भी तो उस दौर से गुजरा हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। मैं तो 1950, 60, 70, मैंने तो शुरुआत की प्रैक्टिस अपने 70 में है। मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं जो मैं अभी देख रहा हूँ पिछले 10 सालों में। ये तो सही है कि ये 10 साल नहीं, मतलब 15, 20, 25 साल। हाँ चलिए, हाँ 20 साल से ही ये किस तरह का हुआ है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरा खत्म हुआ, नेहरू एरा, व्हाटएवर। तो जवाहरलाल नेहरू हैड दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी दैट हर कोई आदमी उनसे एग्री कर रहा था, और उस तरह के एलिमेंट्स इस तरह के उस वक्त आए नहीं थे, अभी आ रहे हैं। और कोई बोलता भी नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं है इस तरह की कुछ करने के लिए। इसमें तो आप बताइए ना क्या। आप बताइए वजह क्या हो सकती है? नहीं, वजह खौफ, डर। डर किस चीज का? डर किस चीज का कि ये वी आर गोइंग अगेंस्ट द मेजॉरिटी वॉइस। दैट्स वन। सी, आफ्टर दिस इंसिडेंट व्हाट हैज हैपेंड इज, दो तरह के नैरेटिव आ रहे हैं। एक तो ये है कि ये जो हुआ, ये इससे और कुछ ज्यादा होना चाहिए था। जी हाँ, एक ये भी आ रहा है। जी हाँ, ये भी तो नैरेटिव ये नैरेटिव है, ये तो कुछ नहीं हुआ। दूसरा एक ये आ रहा है कि यू हैव अटैक्ड जज हु बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटी, दैट्स राइट, and therefore the voices which are being raised are from that, which are actually not dealing with the main issue. You see, the Chief Justice has been very magnanimous, showing ki, I mean, work as usual, he didn't even react, don't take any action against him. तो मुझे ये लगता है कि the Chief Justice has pardoned him, but the institution should not. Some reaction must come from the institution, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि कल या परसों कुछ इसी तरह का हादसा गुजरात में हुआ एक और कोर्ट में, वहां पे भी जज के सामने ये फेंका गया। अब ये नॉर्मल बन जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी को ये लगेगा कि आप चीफ जस्टिस को, जज को जूता फेंक के मारो और कुछ होगा नहीं, तो ये आम आदमी ये होने लगेगा। दैट इज माय कंसर्न कि जब जुडिशरी के हाईएस्ट पर्सन के ऊपर इस तरह का अटैक हो सकता है, तो वो पब्लिक में सिग्नल क्या देता है? जज का काम है रोज डिसाइड करता है। 50 केस लगे होंगे तो 25 घुस जाएंगे, 25 दुखी जाएंगे, ठीक है। आप किसी को एक्विट करेंगे तो जो प्रोसिक्यूट कर रहा है वो दुखी होगा। रिवर्स भी ट्रू है, सिविल डिस्प्यूट में भी यही पोजीशन है। तो अगर हर जना डिसाइड करने लगा कि भाई अगर आप मेरे फेवर में वर्डिक्ट नहीं होगा और मैं जज को अटैक कर सकता हूँ, तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अटैक कर सकता हूँ, तो मैं हाई कोर्ट के जज को क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही। मैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज को क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही। जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन भी नहीं है। सो द कंसर्न एंड वरी इज कि ये एक सिग्नल न बन जाए हर जने को कि जो मर्जी मैं चाहूँ वो मैं कर सकूँ जुडिशरी के संग।
उसमें एक जो स्तंभ है, जो एक सिस्टम का स्तंभ है, और मैं हमेशा मानता हूं कि जुडिशरी का क्रिटिसिज्म इस बात का ही है कि हमारा काम ही इन सम वे एंटी मेजॉरिटेरियन है चेक एंड बैलेंस के काम में, क्योंकि जो सरकार में वो तो अपना काम करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। उसमें जो चेक एंड बैलेंस आना है वो एक जुडिशरी ही रहती है। और मैं ये बिलीव करता हूँ, ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमने एक फर्स्ट पास द पोल सिस्टम को अडॉप्ट करा है। उसमें मोस्ट गवर्नमेंट जो रूल करती हैं 40-45%, कभी कभी 50% भी आता है, लेकिन उस पर रूल करती हैं। तो एक ये फीलिंग कि जुडिशरी हमारे काम में दखलंदाजी कर रही, मैं नहीं समझता हूँ सही सोच है। जुडिशरी एक कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के अंदर चलती है, उसका कार्य है कि कीप अ चेक एंड बैलेंस। उसका ये भी काम नहीं है कि वो एक ऑपोजिशन की तरह गवर्नमेंट की तरफ चले, लेकिन गवर्नमेंट के एक्शंस को चेक एंड बैलेंस जुडिशरी ही कर पाती है। तो अगर उसके ऊपर अटैक होगा तो चेक एंड बैलेंस वैसे ही डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं, तो मैं तो समझता हूँ कि जब भी कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस हो, नॉन कांग्रेस हो, समाजवादी कोई भी सरकार हो, प्रदेशों में सरकार हो, तो वो तो जो करेंगे सो करेंगे, सरकारेंगे तो करेंगी, और उसका जो कोर्ट ही फैसला करेगी, और कोर्ट का जो गलत फैसले होंगे कोर्ट ही फैसला कहेगी ये गलत फैसला है। तो कोर्ट इन अ सेंस इज अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। वो बात तो बिल्कुल सही है जो आपने कहा, लेकिन एक बात और चिंता की है मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आज तक इस बंदे को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इस देश में एफआईआर आज तक क्यों नहीं हुआ। मैं इसीलिए मैंने आपको पहले ये सवाल पूछा, तो कोई और करता एफआईआर तो शायद हुई है। पंजाब में कोई अरेस्ट नहीं होगा। पंजाब में 50-60 एफआईआर नहीं, बट कोई अरेस्ट नहीं होगा। नहीं, पर एक और जो एक दिलचस्प सी, एक मैं सुन रहा था कि एक यूट्यूबर है जिन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, तो उनके अगेंस्ट एफआईआर, उनके अगेंस्ट भी लॉन्च हुई पंजाब में। और उनको कई जो अपने आप को बड़े सनातनी लोग बोलते हैं, उनका पूरा सपोर्ट मिला कि आप हमारी शरण में आ जाओ और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल। अब ये जो मैसेज है ना, दैट इज अ मैसेज विच इज वेरी डेंजरस। आपने जैसे धुलिया से एक सवाल किया था कि रीजन क्या है, मेरे विचार में सबसे अहम रीजन है कि हमारी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इट इज बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। आई एग्री। और जब कास्ट और रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स बेस होगी तो वो तभी चलेगी जब आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ाते रहो। दिस और एक्शन इसलिए पहले ये नहीं था कि पहले दलित के अगेंस्ट अत्याचार नहीं होते थे, पहले भी होते थे, पर अब जो फ्रिक्शन है वो और बढ़ रही है। दलित्स आर ऑल्सो बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, विच दे शुड बी, which is as it should be. More assertive. So now they are more assertive. Those people, the upper classes feel even कि they are being left out. And there are politicians who are correcting, because we are fighting elections not on issues. We are not, हम elections मुद्दों पे नहीं लड़ रहे। हम इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहे कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। हम इलेक्शन में ये लड़ रहे हैं कि इसकी जात क्या है, मेरी जात क्या है, हम जीतेंगे कैसे, इसका क्या रिलीजन है, मेरा क्या रिलीजन है। बिल्कुल। तो जब ये होगा तो इसमें फ्रिक्शन आएगी, और जब फ्रिक्शन आएगी और उसको एक सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, मे बी इनडायरेक्ट सपोर्ट भी मिलेगा, तो वो बड़ा एक चिंता का विषय है। देखिए, अगर ये आदमी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ तो इसके पीछे कोई तो सोच होगी। मैं एक चीज और, जस्ट बिकॉज बिफोर आई फॉरगेट, आई वांट टू एंड, मैं जैसे बी आर गवई ने उसको कहा कि मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, आई थिंक मैं उसके साथ सहमत था, पर जब उसने दरवाजे पे आके बोला कि मैं सनातन धर्म का अपमान नहीं सह सकता, तब उनको बोलना चाहिए था इसको अभी पकड़ो। मैं होता उनकी जगह में तो मैंने ये बोलना था। चलिए, वो कहते नहीं कहते, उनकी उदारता है कि उन्होंने कहा कि चलिए इस पर चैलेंज आ जाता है कि अगर कोर्ट, जो नॉर्मली कोर्ट में इंसिडेंट हुआ है, कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया, तो एक नैरेटिव बन जाता है, अजी कोर्ट ने तो लिया नहीं एक्शन, जी हाँ, तो और किसी को क्यों लेना चाहिए। सी हाउ इट मूव्स, द स्टेप मूव्स। तो उसका वजह यह है कि भाई एक कोर्ट के प्रेसेंस में एक एक्शन हुआ है, और जिसके आगे हुआ, जिसका अपमान करने का करा है और प्रयत्न भी करा है, वो इसमें पढ़ना नहीं चाह रहे। तो अब किसी और अथॉरिटी को एक कोर्ट के इनसाइड वाले इंसिडेंट में कुछ कहना या लेना चाहिए। नहीं, मैं सर इसको थोड़ा स्लाइटली डिस्टिंक्ट उससे दे, कोर्ट, पर्टिकुलर कोर्ट चीफ जस्टिस
of India has forgiven him. If he's shown his big heart, magnanimity, fine, I respect that. But the institution should not forget it. It's an insult to the In institution. fact, I think on the The next larger day, picture. वो institution को कुछ करना चाहिए. his colleague judge said so. Yes, This is Ujjwal Bhayan he probably. said, he said so. He said He so. said so in so many words That's that correct, that's correct. he may have forgiven, but I don't think. That's the point I'm asking. No, why should the government forgive? Issue is not Chief Justice forgive. Why should the government not have arrested him immediately? He is under the control of the Ministry of Home Affairs in this country. It sends a wrong signal. That probably because it happened inside the courtroom. It makes no And difference. if the Chief Justice forgiven him, maybe they will have something to say that if Chief Justice has not done anything. But that's not the point. If supposing that's not the point. That's not the whether is it an act which is culpable or not is the question as far as the law and order is concerned. If it's a culpable act which he should not have done, No, but the law also gives a different technicalities, something which has happened inside a courtroom to the judge. No, You know, I'm saying it very technically, but larger question is there. See, the bigger question for which you have called it is intolerance, isn't it? yes, yes, Tolerance. yes. तो टॉलरेंस का जहाँ तक सवाल है सर वो तो the more educative the society is, the more civilized the society is, the more tolerant the society is. So probably we have to go a long way on that. No, but I mean the point we are moving in the opposite direction. जैसे आप कह रहे हैं, we are moving in the opposite direction. So Instead of even moving early- from intolerance to tolerance, we are moving from tolerance to intolerance. पहले ये सब चीजें थी बट दबी हुई थी, हाँ, तभी हुई थी। आज आ गई हैं. यही है ना बात ना। अभी देखो उत्तर प्रदेश के इंसिडेंट, विलेज जा रहा है अपने इन लॉज के यहाँ जा रहा है, उसको कहा गया कि तू ड्रोन चोर है, उसको पकड़ा गया, उसको मार दिया गया with belts, with canes, stripped, dragged, ultimately killed near a canal. Why? And why is this happening in our country? See, intolerance भी है and we are getting provoked very quickly. We unfortunately हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से एक sense of humor भी, आप किसी से कुछ मजाक में कह नहीं सकते आजकल. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो अंग्रेजों से हमने बहुत कुछ सीख लिया. एक चीज जो सीखने वाली थी, I give them credit, कि उनका They are सेंस ऑफ ह्यूमर है. Correct, absolutely. हम इतने टची हो गए हर बात पे. इट इज एन इफेक्ट ऑफ टचीनेस. Correct. ऑन रिलीजन वी आर टची, ऑन कास्ट वी आर टची. Correct. सो एक सोच जो है वो छोटी हो गई बजाय कि सोच बड़ी करने की. हाँ, एक मंत्रालय बनना चाहिए सर, टचिंग सोच का हर्ट. नहीं, बट वो लाइटर साइड पे जिन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के दिनों में हम हर किस्म का मजाक कर सकते थे, टचिंग अपॉन देयर कास्ट और रिलीजन ऑल्सो, आज नहीं कर सकते. चलिए मैंने इस पे हम कुछ अपने क्लोजेस्ट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में भी, I can understand. बिकॉज हमारा वो अब वो हो गया कि अब वकीलों में भी यही प्रॉब्लम है कि हम वो खुलेआम बात नहीं कर सकते. मैं तो ये कहता हूँ कि आज के दिन अगर कोई डिनर, फैमिली डिनर भी है, हाँ, उसमें भी राजनीति की बात मत करो, वो वहां पर डिनर स्पॉइल हो जाएगा. You are right. बिकॉज इतनी वहीमन से है कि या तो मैं उस जने को अपोज करूंगा, या तो वो बिल्कुल कंडेम्ड आदमी है, या वो गॉड है. तो हम बीच की बात के कोई शख्स कुछ अच्छा काम कर सकता है, कुछ हमारे सोच से फर्क काम कर सकता है, ये कोई मानने को तैयार नहीं. ये एक सोसाइटी का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे हिसाब से. देयर आर नो शेड्स ऑफ ग्रे. शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है सब. मैंने कुछ रिसर्च की इसके बारे में कि भाई ये लेवल ऑफ इंटॉलरेंस कहाँ कहाँ उजागर हो रहा है. तो द स्टेट्स दैट अल्टीमेटली केम अप फ्रंट राइट ऑन टॉप इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र. अब सोचिए कि उन स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं और बाकी स्टेट्स में नहीं हो रहे. तो ये कोई पैन इंडिया फिनोमिनन भी नहीं है. हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे. नहीं, जो उजागर नहीं अब होते. आप देखिए, मैं विदाउट टेकिंग नेम्स आज अखबार पढ़ते पढ़ते देखा, एक प्रोमिनेंट बिजनेस लेडी ने जो हैज अ स्टेचर सेड कि बेंगलोर में एक प्रॉब्लम ऑफ सिविक सर्विसेज एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम है. यस, आप उसका पॉलिटिकल रिएक्शन देखिए कि आप हमारे स्टेट में सक्सेस करा, हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं. अरे उन्होंने करा है, वो कुछ भले के लिए कह रहे हैं, ये तो डिस्कशन का मामला है. ये भी एक एग्जाम्पल है कि हम अपनी व्यू से अलग या अपना क्रिटिसिज्म कुछ टॉलरेट करने को तैयार नहीं हो रहे. ये बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है. बट ये शुरुआत तो हुई ना जब इन्होंने लव जिहाद का मामला शुरू किया, फ्लड जिहाद का मामला शुरू किया, और
नहीं, अब तो उत्तराखंड में एग्जाम जिहाद भी हुआ था। एग्जाम जिहाद कहा कि आप अपने जो ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट या कवड़िया जा रहे थे, आप अपना बताइए कि आप उसके ओनर कौन हैं। तो ये एक राजनीतिक फिलॉसफी है जिसके आधार पे इंटॉलरेंस पैदा हो रही है। ये कोई वो बात नहीं है कि और फिर इस इंटॉलरेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो शुरुआत तो ऐसे होती है ना कि अगर कोई इस किस्म की आइडियोलॉजी के आधार पे पॉलिटिक्स चलेगी तो निश्चित रूप से ये इंटॉलरेंस बढ़ेगी और फिर उसका नतीजा ये होगा। हम लोग ये सोच पे आ गए हैं कि राजनीति में क्या चीज हमें इतने वोट्स दिला सकती है जी हाँ, जो हमें मेजॉरिटी मिल जाए, जी हाँ, और उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड सा कोई ये नैरेटिव प्रॉब्लम बन रहा है हाँ, कि इलेक्शन जीतनी है, पावर चाहिए। तो पावर स्ट्रक्चर में एक हर चीज माफ है एक तरीके से। ये नैरेटिव इज अ प्रॉब्लम एंड ऑनेस्टली आई ब्लेम एवरी साइड फॉर दिस No, I agree नैरेटिव। with somebody more, somebody less, depending who is in power or not. I don't know कि कहीं मे बी इट्स अ थॉट, कई जगहों में देश में आप ओनली लिमिटेड टेन्योर के लिए कोई ओहदा होल्ड कर सकते हैं। क्या वो सोल्यूशन है? सोच की बात है। बट एक आप इंटरनेशनली भी देखिए, हो रहा है। सब जगह नैरेटिव पता नहीं, पूरी जो ह्यूमन रेस है वो एक मंथन में है। वी आर विलिंग टू किल, मेम, डू एवरीथिंग। That's true. जो और स्पीशीज लेस ब्रेनी स्पीशीज हैं वो अपने खाने के लिए मारती हैं या टेरिटरी के कमांड के लिए शेयर या कोई करेगा। द वर्ल्ड इज इन अ टर्मोइल एंड वी आर सेक्टेरियन इन आवर अप्रोच ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। द बेस्ट ऑफ बिगेस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज में आज की दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें मैंने इस बात में काफ़ी सोचा है। मेरा अंतर मुझे ये दिखा कि वहाँ जो आक्रमण हो रहा है वह बाहर के लोग जो आए हैं उनके खिलाफ हो रहा है और यहाँ अंदर के लोगों के खिलाफ आक्रमण हो रहा है। There is a difference. That's it. There is a नहीं, वहाँ difference. तो एंटी इमिग्रेशन है, बट यहाँ अटैक कौन कर रहा है? जो अपने आप इमिग्रेंट्स थे, सेटल हो गए, मैं तो अंदर आ गया, मैं बाहर के देशों, हाँ, मैं अंदर आ गया, देश का प्रेसिडेंट बन गया, अब और कोई नहीं आया। यही तो कह रहा हूँ ना, वो तो एंटी इमिग्रेंट भाई, यहाँ तो अपने लोगों के खिलाफ नहीं, आप वो बता रहे हैं सही जो बोल वहाँ पे यूरोप वगैरह में जो सीरिया, इराक, वहाँ से जो आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, उनके खिलाफ तो उनके खिलाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो अपने लोगों के खिलाफ हो रहा है। और वहाँ पे एक और जो बड़ा कारण है यूरोप में खासकर है कि वो नौकरियां जा रही हैं उनकी, उनका काम यही ना, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर यहाँ तो आप बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैं कि जो अब यहाँ पे हो रहा है वो हम अपने देशवासियों के खिलाफ ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वेदर इट इज दलित और वेदर इट इज मुस्लिम, वो है तो हिंदुस्तानी ना। आपको याद होगा संजय जी, वो आप कठुआ का रेप हुआ था वहाँ जम्मू कश्मीर में। Yeah. क्या वहाँ मतलब कि चला, माहौल कैसा बना था कि इट वाज लाइक वन कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर। तो देखिए ये सोशल नैरेटिव क्यों बन रहा है, बड़ी ट्रबलसम बात अब यही मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि है। ये सोशल नैरेटिव है। क्योंकि कानून की उल्लंघना तो किसी भी रिलीजन का आदमी कर सकता है। करेक्ट करेक्ट। देखिए पर मैंने कई स्टेट्स एक उत्तराखंड में एक केस हुआ था जहाँ पे दोनों रिलीजन्स के वो थे, जो रेपिस्ट थे, दे बिलोंग टू बोथ द रिलीजन, Exactly. बट स्टिल देयर वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट वन पर्टिकुलर पर्सन ओनली। इवन वेयर देयर आर कास्ट कम्युनिटीज एंट्रेंच्ड मोर इन द साउथ, वहाँ भी एक जो प्रॉब्लम आ रहा है कि एक कम्युनिटी एक लेवल पे है, उसके नेक्स्ट वाली जो है दैट्स राइट। लिटिल अबव दैट, फिर उससे एक लिटिल अबव दैट, ये हमारा कास्ट स्ट्रक्चर है। करेक्ट करेक्ट। आपस में भी इतने मतभेद हैं कि मैंने देखा कि अब मैं कम्युनिटी के नेम करे बिना खाऊंगा। नहीं नहीं, चेन्नई मत करिए, में मत करिए। हाँ मतलब वो एक स्टैंडर्ड पिटिशन आती थी प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स की। जी, जब कांग्रीगेशन ऑफ ए कम्युनिटी हो रहा है तो बी कम्युनिटी मूव करती थी कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए क्योंकि 10 साल पहले यहाँ एपिसोड हो गया था। करेक्ट। तो सिर्फ हायर एंड लोअर कास्ट कम्युनिटी, लोअर कास्ट, नेक्स्ट लोअर कास्ट, नेक्स्ट बैकवर्ड कास्ट, More backward. मोर बैकवर्ड का ये जो डिवाइड है ना, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है मेरे साथ। नहीं भाई, ये भी तो पॉलिटिकल खेल है ना, क्योंकि अगर जो अपर क्रीमी लेयर है उसको तो फायदा जा रहा है। आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि जो मेजॉरिटी है जिनको फायदा नहीं जा रहा वो आपके पक्ष में आए, तो इसलिए ये हो रहा है, तो हो रहा है। लेकिन इस बीच में जो हेट स्पीचेस हैं पिछले 24-25 में, इट हैज इंक्रीज बाय 123%।
और कोर्ट कुछ कर नहीं पा रहा। पहले तो जो चीज थे ऐसी ऐसी चीज सुनने को नहीं मिलती थी। जी हाँ, आजकल पीपल से वेरी प्राउडली दैट आई एम एंटी गांधी। एग्जैक्टली। I mean, they are Nathuram Godse is being praised openly. This is something unheard of. Yeah. Even 10 years back. ये this is a worrying phenomena. और उन लोग की जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनकी बड़ी फॉलोइंग है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, पहले भी लोग थे बट वो कहते नहीं थे। हाँ, right, उनको right, एक yeah. restraint you're होगी। right, you're right. उनमें रिस्ट्रेंट होगी मानसिकता वो बिल्कुल थी। कि दे विल बी अ रिएक्शन ऑफ लॉट ऑफ पीपल कि आप ये कैसे कह सकते हैं। Exactly. आज के दिन आज वो डर खत्म हो अगर गया। आप कहिए वो डर भी खत्म हो गया, फिर आप कहिए ये तो टॉलरेंस है। अब ये तो टॉलरेंस नहीं है, आप जिसको मर्जी गाली दे दीजिए उठा के, इज नॉट टॉलरेंस। दिस इज तो द प्राउड प्रॉब्लम। होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई क्रिटिसाइज करेगा, अब तो उनको अपलॉड सही करेगा। बात। आपने गॉडसे की बात की, मैंने पार्लियामेंट में उठ के कहा कि आप क्यों नहीं कहते कि गॉडसे आतंकवादी था। कोई कहने को तैयार नहीं था। आप सोचिए, माहौल सोचिए देश का कि गॉडसे को आतंकवादी कहने को तैयार नहीं है कोई। क्यों? ये बड़ी एक गंभीर बात है, देश के भविष्य की बात है। मुझे इस बात पे डर है कि ऐसे ही समाज बढ़ता गया तो किसी ना किसी दिन the genie is out of the bottle, you'll have to can't put it back. See, there are many countries जहाँ ये आज के दिन प्रॉब्लम उठ रहा है, जो ये कहते हैं जेड जनरेशन है, जो हो रहा है Exactly. डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि एक लार्जर जहाँ यंग पॉपुलेशन है उनकी एस्पिरेशंस है, Exactly. और वो जो एस्पिरेशंस मीट नहीं कर पाती, तो एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। आप उसके नेपाल अपने को देख चैलेंज लो, है। नेपाल में देख लो क्या देखिए हुआ। अफ्रीका में जो ये कह अफ्रीका रहे में हैं देखिए। कि अगर हमारे 25% 20% लोग ऑल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? पर संजय जी, इस बात पे चर्चा कौन कर रहा है? चर्चा तो ये हो रही है कि सनातनी की चर्चा हो रही है, मीडिया में सनातनों की चर्चा हो रही है। इस बात पे बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया, इस पे बात कौन कर रहा है? जुडिशरी की भी एक, जो मुझे लगता है बहुत भयंकर प्रॉब्लम है आज के दिन, वो भयंकर प्रॉब्लम ये है, अपार्ट फ्रॉम बाकी जो भी चीज़ हो, इन एक टेक्नोलॉजिकल एज कोई 20 साल 30 साल केस के लिए रुकने को तैयार नहीं है। हम उसका सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं। सरकार कहती है कि हम कुछ चेंजेस लाएंगे, बट पहला सबसे बड़ा चेंज मेरे हिसाब से सरकार का होना चाहिए कि जो वो कंटिन्यूइंग केसेस करती है, 60% 70% केस तो सरकार के हैं। जब तक एक कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होगा, उस केसेस को विड्रॉ करके नहीं होगा, तो लोग फील करेंगे कि जुडिशरी हमें एक सोल्यूशन नहीं दे पा रही है। ये भी एक बड़ी सम एस्पेक्ट है। एक तरफ से आप जूता मार रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि देखिए हमारे केस का तो फैसला नहीं दे पाते हैं, तीसरी तरफ कोई जना वहाँ कह देगा कि जी ये तो देखिए आप ये छुट्टियों पे जाते हैं। वर्किंग सिस्टम किसी को नहीं पता है, जो बोल रहा है उसको नहीं पता है कि वर्ल्ड ओवर जुडिशरी कैसे काम करती है। जो छुट्टी है उसमें जो जजमेंट्स निकालनी करनी है, हम कंप्यूटर्स नहीं है, बट उसका कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं है, तो हर जना दूसरे पे कीचड़ उछाल रहा है। ये बड़ी एक सिस्टम्स की प्रॉब्लम आ रही है। और जो सनातन की रक्षा कर रहा है उसको खुद नहीं मालूम कि सनातन है खाना, सनातन का मतलब क्या है। लेकिन हम लोग लॉट ऑफ अस सनातन धर्मी है, करेक्ट, मैं तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं हूँ। करेक्ट। तो ये तो मेरे को धर्म कभी नहीं सिखाता कि आप Exact- किसी को मारिए, बल्कि Exact- हम प्राइड इस चीज में लेते हैं अहिंसा। कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि भाई टॉलरेंस ज्यादा होनी चाहिए, अदर पॉइंट ऑफ व्यू की टॉलरेंस ज्यादा होनी चाहिए। Exactly. Sanatan means everlasting, without an end. That's what Sanatan means. चलिए आखिरी बात, जब अंबेडकर जी ने संविधान इतना योगदान दिया बनाने में, तो उन्होंने कहा कि ये संविधान सब तो ठीक है, लेकिन जब तक जो सोशल ढांचा है, समाज का जो ढांचा है, वो बदलेगा नहीं, तब तक वो समानता आएगी नहीं। We have a political equality, ठीक है ना? but not जो हम समाज का ढांचा बदल नहीं दे, लेकिन हम समाज के ढांचे को और खराब करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा रहा तो संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा, लोकतंत्र पर बड़ा खतरा होगा। ये आखिरी सवाल है, मैं आप तीनों की राय चाहता हूँ। देखिए मैं तो मानता हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन फेल करती है तो वो लोग इसको फेल करेंगे, पीपल विल फेल दिस। सही बात। then we'll have to say that man was wild. हमने बड़े इंटेलिजेंट सोच वाले लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, इसका एक रिस्पेक्ट है। अगर हम ही लोग इसको मिलके डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर वो किताब का क्या होगा? तो सोच वाले लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं,
वो संविधान की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, ये तो जिस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, he gave two speeches. जी हाँ। One is the 48 and 49 speech, when he introduced the Correct. constitution, and then second is on 25th of Correct. November. Correct. One of these speeches he said that basically, we have political equality, but we don't have a social and economic equality. Correct. And unless we have that kind of we have that equality, this will all break up. That's what's No, happening. that is what is happening. Yes. Because inequality has grown. The greatest thing which has grown in this country for the last is inequality. Exactly. अगर किसी की ग्रोथ हुई है हिंदुस्तान में में वो तो सबसे ज्यादा ग्रोथ इनइक्वालिटी की हुई है। बिल्कुल सही। The top 70% of the wealth is concentrated in 4 or 5%. Exactly, exactly. And they are And social, see, justice, political, economic, and social. Political equality to some extent one vote आ गई, बट ना इकोनॉमिक इक्वालिटी आई है और सोशल इक्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इक्वालिटी आने की तो बात छोड़िए, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। हाँ, but what is worrying is that the आम आदमी, instead of thinking about this, why is he thinking about these? That's right. Because your entire ideological framework is based on जो कि सोचने समाज की में चीज़ है। बंटवारा करो और इलेक्शन जीतो. Elections is not about winning an election. Election is about serving the people. But that's not true any longer. That's not true. I am saying that's See, not true. narrative is of divide. आप मुझे ये बताइए, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा अच्छा वेल मीनिंग आदमी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है क्या आज के दिन? वो अगर इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहे तो मैं उसको थोड़ा अपने आप को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मानता हूँ। नहीं, उसको आप अगर इंडिपेंडेंट खड़े होंगे लोकसभा में तो उसको ये कैपेसिटी है इलेक्शन लड़ने की? लगता है या कई इंडिपेंडेंट जीते भी हैं, बहुत कम, बहुत कम। और वो वोटर्स उसको ये सोच के, उसकी एबिलिटी सोच के वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये बड़ा एक चैलेंज है। सर वोटर आप समझते नहीं, वोटर क्या है, गली में रहता है, गली के वहाँ जो क्या बोलते हैं उनको, सरदार गली के होते हैं, वो कहते हैं कि तूने यहाँ वोट करना है, नहीं को कल देखो मैं तुम्हें क्या करूँगा। सर वोटर ऐसे वोट नहीं देता। दिस इज नथिंग, दिस वन मैन वन वोट इज मीनिंगलेस। सर हम सब देख So चुके you हैं। are speaking from your personal Yes, my experience. personal experience. I have seen this happen. I must express my ignorance because I have not been part of मैं कह रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ, मैं तो आपने चांदनी चौक से लड़े थे। हम तो 2 बार लड़ चुके हैं, 2 बार हार भी चुके हैं, 2 बार जीते हैं, 2 बार हारे हैं, हमें मालूम है कि क्या होता है। तो ये सब भूल जाओ सर, ये संविधान की बात आप करते हो, ये ऊपर की बातें हैं। कोई सब चाहते हैं कि किसी तरीके से मैं इलेक्शन जीतूं और मैं कोई भी षड्यंत्र इस्तेमाल करूं। आज के दिन जो षड्यंत्र है वो डिवाइड एंड रूल है। आज के दिन जो षड्यंत्र है वो ये है कि यू आर द अदर, आई एम विद द मेजॉरिटी। दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया। Reality is there is a great divide, undoubtedly, और हर जना समझता है कि वही सही है, और दूसरा वाला जो है, जो मेजॉरिटी वो समझती है हमें पूरा पावर है सब कुछ करने का, कुछ जो माइनॉरिटी में वो समझते हैं इनको हम किसी भी तरह से गिरा दें। तो ये नैरेटिव कहाँ जा रहा है? सर द क्वेश्चन ओनली इज कि जो कहता है कि मैं सही कर रहा हूँ, कोई वो रेख देख वाला ऊपर होना चाहिए ना, जो कहे तुम गलत कर रहे हो। अगर वो हौसला अपना छोड़ देंगे जो आज के दिन छोड़े हुए हैं, तो फिर ये देश कहीं जाने नहीं वाला। को उस तरह का आदमी, देखिए महात्मा गांधी जी कह सकते थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण इन हिज ओन वेज बिल्कुल कह सकते थे, मॉरल अथॉरिटी थी। जी हाँ। तो जो जना इसको चेक एंड बैलेंस कर सकता है पॉलिटिकल सिस्टम को, आज के दिन ऐसी मॉरल अथॉरिटी वाला आदमी जिसपे पब्लिक कहती है कि अगर ये कह रहे हैं तो ये सही कह रहे होंगे। बट हमारा संविधान है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो तो कह सकते हैं, वो तो कह सकते हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, नॉट ओनली द सुप्रीम कोर्ट, देयर आर सो मेनी, देयर आर अदर हाई कोर्ट्स हैं, देयर आर अदर अथॉरिटीज। I mean, देश कहीं है सर, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, कोई नहीं बोलता। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सो मेनी अदर। फिर डेमोक्रेसी किस नाम की? चलिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, इसमें कोई पर आज का विषय तो इंटॉलरेंस था। आज का वैसे इंटॉलरेंस है, लेकिन हम तो यहाँ बैठे, हम तो यहाँ टॉलरेंट रहे, एक दूसरे की बात सुनते रहे। हमारा ये होप, इट्स आवर होप दैट द वर्ल्ड, द कंट्री आल्सो मूव्स इन दैट डायरेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। अदर्स कैन डिबेट एज वी आर डिबेटिंग, As we are debating. बाकी चीजों को भी डिबेट करा जा सकता है। सही। हाँ, मतलब जैसा आपका डिस्कशन ये हुआ, इस बात को आम होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ से एक आम होना चाहिए।
अब यही इसीलिए तो हमने इसकी शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू।